हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुट्री। बच्चों, ये चैनल जो है ये आपको मैथ्स और साइंस को समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपके जो भी बेसिक्स कंसेप्ट्स होते हैं उसको फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग्स करेगा और मैथ्स को एक फ़न वे में अच्छी से समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी बच्चे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, ये चैनल उनके लिए उनकी हेल्प करता है। आपको A to Z हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। जो जो चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हैं जाननी, वो सब के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी इस चैनल में। इस चैनल में आपको इन्वेस्ट में, कंपाउंडिंग और जो लाइफ स्किल्स जरूर चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज जिस चैप्टर को हमने कंटिन्यू करना है, इस चैप्टर के अंदर इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो है ये फिगर बेस्ड लेसन है, मतलब आपको हर क्वेश्चन की एक फिगर बनानी कंपलसरी है। उस फिगर के बेस पे ये आंसर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर फिगर ना बनाए और आंसर सॉल्व कर दिया तो क्या नंबर मिलेंगे? नहीं बच्चों, नंबर की कोई गारंटी नहीं उसमें, क्योंकि फिगर देख के टीचर को पता चलेगा। सपोज आपने लिखा है tan 30 = AB अपॉन BC। अगर टीचर को ये नहीं पता चलेगा व्हाट इज़ AB व्हाट इज़ BC, आपने AB को क्या लिया हुआ है, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज, तो टीचर नंबर कैसे देगी जब उसको पता नहीं चलेगा इस बात का। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर 2 टर्म्स आएंगी। वो टर्म्स कौन कौन सी होंगी? पहली टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर जाना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है? ये एंगल तब बनता है अगर कोई ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, जैसे हम किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर हो गए। तो जो ऑब्जर्वर उसका जो आई लेवल है, आई लेवल से ऊपर वाली किसी चीज़ को जब देख रहे होते हैं तब हम एंगल यूज़ करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ज़मीन थी, इस ज़मीन के ऊपर बंदा खड़ा है। यहाँ पर ये बंदा एक बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। तो ये है हमारी बिल्डिंग। तो यहां से खड़े होकर वो उसकी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो उसके आई लेवल है उसके ऊपर देख रहा है, तो मतलब ऊपर की साइड देख रहा है। तो यहां से जो लाइन ऑफ साइट है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? जो आंखों की रोशनी जा रही है, तो यहां से वहां जा रही है उसको देखने के लिए। किसको? बिल्डिंग के टॉप को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके अंदर बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के अंदर। तो ये लाइन ऑफ साइट थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इसके बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। सपोज हमने थीटा ले लिया इसको, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब बच्चे पूछेंगे सर ये क्या कंपलसरी की ज़मीन से हम देखेंगे? नहीं। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी या कोई ऑब्जर्वर ऑलरेडी किसी हाइट पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल इस बार हम ले लेते हैं, ये ज़मीन थी, एक बंदा मान लो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और यहां से किसको देख रहा है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। किसको? टॉप ऑफ द टावर। अब बिल्डिंग यहां पर है तो टावर को देख रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब वो अपने आई लेवल से ऊपर देख रहा है। इसका मतलब जिस चीज़ को देख रहा है बंदा वो कहाँ पर है? इससे भी ऊपर है, ऊंची चीज़ है वो। तो हम सपोज करते हैं ये हमारा टावर है और बंदा यहाँ खड़ा के किसको देख रहा है? टावर के टॉप को देख रहा है। तो ये हमने ऊपर की साइड बता दी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट। हम देख रहे हैं, हमारी जो निगाह जा रही है, तो ये लाइन ऑफ साइट हुई। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन किसके अंदर बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। बट यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन तो है नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो यहाँ पर ये बन जाए आपका थीटा। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के अंदर एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वहां पर उसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड आता है डीप से। डीप क्या होता है? गहराई, नीचे की साइड, डीप। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा?
एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे सपोज ये ज़मीन थी, इसके ऊपर ही बिल्डिंग थी या टावर था, चलो टावर ले लेते इस बार। तो बंदा सपोज यहाँ खड़ा है, अब यहाँ खड़ा होकर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बना रहा है? मैंने बताया कि ज़मीन पे खड़ी एक मुर्गा है, ये मुर्गा है सपोज, तो ये टावर से खड़ा होकर बंदा इस मुर्गे को देख रहा है जो ज़मीन पे खड़ा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? अगेन वैसे ही, ये लाइन ऑफ साइट होगी क्योंकि यहाँ से वो देख रहा है। ये एरो लगाना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ साइट मेरी ये है। क्लियर? तो एग्जाम में ये एरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। और मैंने क्या बताया था? एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है नहीं है, तो जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ज़मीन से पैरेलल थी, बेस से पैरेलल थी। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वैसे बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ओके? तो क्योंकि ये देखो ये उल्टा जेड बन रहा है ऐसे करके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर का ये और ये एंगल हमेशा इक्वल थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर अगेन बच्चे बोलेंगे सर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया और मैंने ये नहीं बनाया, ये बना दे तो क्या नंबर मिलेंगे? नहीं, आपके नंबर यहाँ कट जाएंगे। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब पता था? ठीक है? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर दिया हुआ है तो जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी कंपलसरी है, वहाँ से और लाइन ऑफ साइट के बीच में थीटा बनाओ, इस थीटा को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ शो कर दो, तो ये दिखाना कंपलसरी है। ओके नाउ, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे हर क्वेश्चन के अंदर क्या दो टर्म्स आएंगी, एक आएगा या तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। तो अगर ये दोनों में से कोई भी वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, वो कुछ और है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का सम नहीं है। ओके नाउ, और क्या इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए? तो इसके लिए बच्चों प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जैसे एट, ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम एंड सो ऑन। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इसे प्रेपोजिशन बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए इस पर फोकस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑब्जर्वर किस जगह पर खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है या बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है या टावर के टॉप पे खड़ा है, और वो किसको देख रहा है, ज़मीन के बेस को बिल्डिंग के बेस को देख रहा है, टावर के बेस को देख रहा है या बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो कहाँ खड़ा है और किसको देख रहा है, ऊपर या नीचे, तो वो सब इन चीज़ों से पता चलेगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको करना कैसे है। अगर क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें गिवन है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग दी है, एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, या पोल दिया हुआ है या फ्लैग दिया हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़, तो अब क्वेश्चन राइज यहाँ पर ये होता है, क्या बिल्डिंग के ऊपर टावर है या टावर के ऊपर बिल्डिंग है? तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा है या उसके ऊपर टावर है। तो हम सब जानते हैं हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर हो सकता है, यस हो सकता है। तो ये हो गया टावर, तो यहाँ स्पेशली मेंशन करो ये टावर है और ये बिल्डिंग है। तो जब बिल्डिंग के ऊपर टावर दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, तो इसको नाम दे दो A B C। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये बन गया आपके, ये हो गया बिल्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन A यहाँ पर था तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसको इधर, तो ये टावर हो गया। तो इससे पता चल गया कि A B यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टावर है, ये बिल्डिंग है। ओके, अब क्या टावर के ऊपर बिल्डिंग हो सकती है? तो एक टावर के ऊपर भी बिल्डिंग हो सकती है। तो अगर टावर के ऊपर बिल्डिंग है या बिल्डिंग के ऊपर टावर है तो आपने इस टाइप की फिगर बनानी है। और अब ऑब्जर्वर कहाँ हो सकता है? मान लो ज़मीन पे खड़ा है तो कहाँ देख रहा है? बी को देख रहा है। बी क्या चीज़ है?
बी को हम बोल, अगर बी को देख रहा है तो ये मान लो लाइन ऑफ साइट हो गई, यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया थीटा। अब बी को क्वेश्चन में क्या लिखा होगा था, या बी को अगर बताएंगे वो बोलेंगे या तो टॉप ऑफ टावर, तो टावर ये था, टावर का टॉप ये था, तो इसको बोलेंगे टॉप ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ टावर। या फिर सेम क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ बिल्डिंग, स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द बेस ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ बिल्डिंग का बेस क्या है, वो भी यही है। तो इसको इस पॉइंट को बी को चाहे बेस ऑफ बिल्डिंग बोल दो या टॉप ऑफ टावर बोल दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है, उसके बेस पे फिगर बनानी है। उसके बाद अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो देख रहा है, इस बार देख रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये था तो इसको यहाँ से देख रहा है ये, और इसका एंगल कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। जैसे सपोज इसका एंगल दिया हुआ है हमने अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, जैसे हम ए बी सी या एक्स वाई जेड हम वेरिएबल्स ले लेते हैं अलजेब्रा में, उसी तरीके से एंगल को एज्यूम करना हो तो हम अल्फ़ा बीटा गामा ले सकते हैं, या थीटा ले सकते हैं, या फाई ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा ले लिया, ये साथ में जुड़ गया तो आपको समझने में दिक्कत ना है तो मैं दोबारा क्लियर लिख देता हूँ। ये अल्फ़ा ऐसे बनाया जाता है, इन्फिनिटी का जो साइन होता है। ओके, तो ये सेकेंड टाइप की फिगर आएगी कि टावर के ऊपर बिल्डिंग या बिल्डिंग के ऊपर टावर। अब ये भी हो सकता है कि टावर और बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं है, अलग अलग है। तो वो उसकी फिगर कैसे बनेगी, एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जब तक आपको ये ना गिवन हो कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है, टावर के ऊपर बिल्डिंग है, तब तक आपने ऐसी फिगर नहीं बनानी। तब क्या बनाना है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, एक बनाना है टावर। ओके, अब अगेन आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। कुछ भी बड़ा हो सकता है ना, टावर भी बड़ा हो सकता है, बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे, जैसे सपोज मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये बिल्डिंग है और ये है टावर। तो जब आप क्वेश्चन की फिगर बनाओगे तो पहले आप एज्यूम कर लो कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। तो कुछ भी हमने एज्यूम कर लिया कि हमने इस केस में बिल्डिंग बड़ी है। अब जैसे क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन रीड करते करते आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली बिल्डिंग बड़ी थी या टावर बड़ा था। जैसे मैं कहता हूं अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, बंदा टावर के टॉप पे खड़ा है, लुकिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब क्या वर्ड मैंने यूज़ किया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ से खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बना रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी कंपलसरी बनानी है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ये लाइन ऑफ साइट थी इसके और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो मेरी फिगर तो सही बन गई यहाँ पर। अब सेम चीज़ अगर मैंने फिगर गलत बनाई होती तो मैं, अब सपोज करते हैं ये हमने पहले टावर लिया था, हमने बिल्डिंग एज्यूम कर ली, ये बिल्डिंग और ये टावर। अब क्वेश्चन सेम है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, इस बार टावर ये नहीं है, इस बार टावर मेरा ये है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, चलो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। ही इज़ लुकिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या है, यहाँ पर है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा ऊपर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो अगर मैं यहाँ बना के ऊपर देखूँगा दैट मीन्स बिल्डिंग तो बड़ी होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि हमारी जो फिगर है वो हमने गलत एज्यूम किया है, कि अगर टावर के टॉप पे खड़ा होकर वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की साइड बनेगा। तो इसका मतलब बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, टावर से छोटी नहीं होनी चाहिए, टावर से बड़ी होगी तभी पॉसिबल है। अगर वैसे छोटी बना दूंगा तो ये तो नीचे बनेगी ये ऐसे, बट ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो है ही नहीं, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। इसका मतलब हमने फिगर गलत बनाई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया मिल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन गलत है या ठीक सही है। आई नो कुछ बच्चों का भी डाउट होंगे, जब प्रैक्टिकली हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो अभी जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए
कि मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर लुकिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी है, तो ये थीटा हो गया। और किसको देख रहा है? टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो ये इसका मतलब ये बिल्डिंग का टॉप हुआ, यहाँ से ये बिल्डिंग बना देते हैं। तो इसका मतलब ये मेरी बिल्डिंग बड़ी हो गई। तो इससे हमें पता चल गया कि मेरा टावर छोटा है, बिल्डिंग बड़ी है। ओके, और क्वेश्चन क्या आ सकता है, किस टाइप का आएगा? एक ही चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या तो जैसे सपोज एक मान लो टावर है, अब ऊंची चीज़ एक ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टावर। बंदा सपोज ज़मीन पे खड़ा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको ले लेते हैं ए पॉइंट पे खड़ा है, ए पॉइंट से टॉप ऑफ टावर को देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन पे मान लो 60 डिग्री पे देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बना के टावर के टॉप को। अब कुछ दूर और जाने पर टावर से कुछ मीटर और दूर जाके जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ से जब टावर को ऑब्जर्व करेगा उसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा 30 डिग्री। दूर जाने पर एंगल छोटा हो जाएगा, पास जाने पर एंगल बढ़ता रहेगा। बहुत सारे बच्चे ना क्या गलती करते हैं, जब करते हैं तो यहाँ 60 डिग्री बना देंगे, यहाँ 30 डिग्री, या मतलब यहाँ बड़ा एंगल यहाँ छोटा एंगल। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो 90 डिग्री के पास में जितनी साइड होगी, जो पास वाला एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा और दूर वाला एंगल हमेशा छोटा आएगा। कि अगर मेरे को मान लो मेरे को ये ज़मीन है, मेरे को यहाँ देखना है इसको, तो अगर पास खड़े होकर देखूँगा तो मेरे को गर्दन ऐसे ज़्यादा उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उससे दूर चले जाऊँगा तो मैं कम दूरी पे ऐसे गर्दन उठाऊँगा तो मेरे को दिख जाएगा वो चीज़। तो इसलिए पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा रहेगा। जैसे पास वाला हो गया मान लो 45 डिग्री और दूर वाला होगा 30 डिग्री, तो ऐसे ही पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों ये कुछ टाइप्स है जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझ आएंगे। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, आपके एनसीईआरटी से उठा लेते हैं एक आधा क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे करना है। तो मैं इसको रब कर दूँ आई थिंक स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है पूरी 30 मीटर और एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो जो 1.5 मीटर लड़का खड़ा है वो यहाँ से किसको देख रहा है? टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए मैंने बताया था कि 9 थीटा बना हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी है, तो पहले 30 डिग्री था। अब कुछ टुवर्ड द बिल्डिंग मूव करने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पे हो गया। तो अब लड़का चले गया मान लो बी पॉइंट पे, पहले था ए पॉइंट पे। अब यहाँ से जब वो दिखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होकर कितना हो गया? अब हो गया 60 डिग्री। तो हम इसको नाम ले लेते हैं पॉइंट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी। और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ जी, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा? पहले आपने ये ट्राइंगल लेना है ई जी डी, इसके अंदर हमें ये डिस्टेंस निकाल लेना है। फिर ट्राइंगल लेना है ई एफ डी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस निकालना है एफ डी। फिर एफ डी में से जी डी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ जी। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल हाइट आपके पास गिवन थी 30 मीटर, लेकिन 30 मीटर में से ये 1.5 था, ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो 1.5 माइनस करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस रह जाएगा? 28.5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गया 28.5। तो अब सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेना आपने, ई जी डी, ये ट्राइंगल। तो इधर लिख लेते हैं
इन ट्राइंगल EGD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ED और बेस हो गया GD। तो tan हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये गिवन था, हमें ये निकालना था। तो परपेंडिकुलर गिवन था, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस किसके अंदर आता है, tan के अंदर। तो इसलिए tan 60 डिग्री हमने लिया है। tan 60 डिग्री ED अपन GD हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ED कितना है 28.5 अपॉन GD हमें निकालना है। तब GD इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 नीचे चले जाएगा। तो हमारे पास GD की वैल्यू कितनी होगी 28.5 अपॉन √3। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज इसलिए करना है ताकि बाद में फ्यूचर में हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। ओके, तो ये आ गया 28.5 √3/3। ओके, अब हमने ट्राइंगल लेना है, हमें चाहिए FD। तो FD कैसे आएगा, EFD। इस ट्राइंगल को लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल EFD tan, यहाँ 30 डिग्री, सॉरी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ED, बेस हो गया FD। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ED हमारे पास था 28.5 अपॉन FD हमें निकालना है। तो ये FD 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास FD की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3। ओके, तो अब हमें FD आ चुका है, हमारे पास GD आ चुका है। तो अब हमें चाहिए FG। तो ये निकालने के लिए हमें कैसे करेंगे, FD में से GD माइनस करेंगे। तो FG निकालने के लिए आपको चाहिए FD में से GD माइनस करेंगे। तो FD कहाँ पर है, FD हमारा ये था। तो FD कितना आया 28.5 √3 माइनस GD कितना था 28.5 √3/3। अब 28.5 √3 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। 28.5 √3 कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए अगर यहाँ दो टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म्स आनी चाहिए। तो अगर ये इसमें से 28.5 √3 कॉमन निकल गया तो इसकी जगह क्या बचा 1, और बीच में माइनस था तो इसलिए माइनस लगाएंगे। और इसमें से पूरा न्यूमिनेटर 28.5 √3 बाहर निकल चुका है, इसकी जगह बचा 1 और नीचे बचा 3, 1 - 1/√3। तो इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 3 - 1 2/3। तो हमारे पास आया FG इज इक्वल टू 28.5 2/3। इसको एलसीएम लिया, 3 इधर चलेगा, 3 - 1 होगा 2/3। तो ये 2/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57/3, और साथ में √3 भी था यहाँ। √3 ये कटिंग हो गया जाएगा 19/3। देयरफॉर डिस्टेंस ही walked towards the building is 19/3 मीटर। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एक टफ क्वेश्चन को भी कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे क्लासेस थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे डेडिकेटेड टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जूम राही हम आपको लिंक भेज देंगे, तो वहाँ पर आप हमें लाइव क्लासेस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारा टीचर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजेगा। उसके अलावा आपको लाइव 1-to-1 क्लासेस भी देगा।
तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्लासेस चाहिए हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अगर इसी तरीके से आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी कैलकुलेशन पे, तो आप मुझे कमेंट पे करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो रही आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। और बच्चों आप मेरे को कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आप हमें कमेंट करके लिखिए, तो मैं आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए जिसको जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।